गुड मॉर्निंग सर, मैं रत्नेश त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अवसर क्लासेस में। आज मैं फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए लेकर के आया हूं मैकेनिक्स की थर्ड क्लास। तो आज मैकेनिक्स की थर्ड क्लास में हम 5 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारा रहेगा फोर्स, सेकेंड टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, और थर्ड टॉपिक कंप्रेशन एंड टेंशन फोर्स। Compression and tension force. Fourth topic action and reaction. Action and reaction. And fifth topic हम लोगों का रहेगा सिक्स्थ टॉपिक हमारा होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ। इन 5 टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले टॉपिक फोर्स से। आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आपके हमारे अपने चैनल पे, अवसर क्लासेस के चैनल पे, आपका अपना चैनल पे इस वक्त 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हमने पहला तीसरा अक्षर 3 अंकों को सब्सक्राइब कर लिया है। मतलब अब हमारे पास सब्सक्राइबर जो है 3 अंकों में आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लोगों को, और जो बच्चे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनको थोड़ा प्रॉफिट मिले इस चीज का कि कोई क्लास ले रहा है, क्योंकि अभी तक सब्जेक्ट वाइज क्लासेस कोई भी नहीं लेता है यूट्यूब पर। आपको कहीं भी डिप्लोमा की क्लासेस नहीं मिलती हैं। तो पहला ऐसा चैनल है जो क्लासेस दे रहा है। तो ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। बात करते हैं फोर्स की। फोर्स क्या है? अगर हम अपनी भाषा में बात करें पहले, तो अपनी भाषा में सीधे सीधे कोई हमें वस्तु मिल रही है, उस पर हमने कोई क्रिया करी, ठीक है। हम जा रहे थे ऐसे, ठीक है, हमने हाथ मार दिया, या चलते फिरते सड़क पे एक पत्थर पड़ा था, लोग या कैन बोलते, सड़क पे कभी भी कैन पड़ा मिल जाता है, आदत होती पैर से मारने की, मार दिया। तो हम जब किसी वस्तु पर कोई भी क्रिया लगाएं, कोई भी एक्शन करें, और उसकी स्थिति में या तो चेंज हो जाए या चेंज होने का प्रयास करें, वह जो एक्शन हमने लगाया है वो तो या वस्तु की जो वस्तु है उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो इस क्रिया को ही हम फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसी वस्तु पर क्रिया करने से यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो या परिवर्तन होने का प्रयास हो, तो ऐसी क्रिया को बल के नाम से जाना जाता है। अब अगर बात करें, जैसे कभी कभी हो सकता है कि जैसे गतिशील पिंड है, कोई मूवेबल आपके पास चीज है या वस्तु है, कोई मूवेबल वस्तु है, हमने उस पर फोर्स लगाया, हो सकता है उसकी जो वेलोसिटी हो वो या तो 0 हो जाए या कम होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। कभी कभी फोर्स लगाने ऐसा होता है, या कभी कभी फोर्स लगाने से, जैसे मेरे पास स्टेबल चीज है और उसकी वेलोसिटी 0 है, हमने फोर्स लगाया, या तो वो बढ़ना स्टार्ट होगी या बढ़ने का प्रयास करेगी। तो ऐसी जितनी भी क्रियाएं हैं जिनसे किसी वस्तु पर उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है या परिवर्तन होने का प्रयास होता है, तो इस क्रिया को हम फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका जो यूनिट होगी वो क्या होगा। तो फोर्स की यूनिट हमेशा न्यूटन होती है। क्या? न्यूटन। किसमें? एसआई यूनिट। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। अब अगर बात करें फोर्स, ये फार्मूला सबने पढ़ा है, F=ma। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से सेकंड जो लॉ है न्यूटन का, उससे न्यूटन ने बताया था कि कोई भी बल पिंड का जो संवेग होता है, परिवर्तन की दर होती है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। किसी भी पिंड का फोर्स किसी पिंड के संवेग जो परिवर्तन की दर होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इसी से निकाल लें तो ये फार्मूला निकलता है। अगर हम सबने आपको बताया कि जब कोई प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो हमने मान लिया कांस्टेंट, ठीक है।
ये हो गया आपका, ये हो गया। अब बात करते हैं, मान लिया k इज इक्वल टू 1, लेट k इज इक्वल टू 1, तो यहां क्या हो जाएगा, डेल p अपॉन डेल t। अब हमने बताया था संवेग परिवर्तन होता क्या है, यदि किसी संवेग होता है p इक्वल टू m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी संवेग होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको रखें तो मान लिया पहले किसी पिंड का जो मास होता है वो तो चेंज नहीं हुआ, तो पहले मास m था और पहले वेलोसिटी v थी, जब हमने उस पर फोर्स लगाया वेलोसिटी बढ़ के u हो गई, तो हमने मान लिया या घट के u हो गई, तो mv माइनस mu अपॉन डेल t, ठीक। ठीक है, उससे यहां आ गए। अगर हम इस दोनों से m कॉमन कर लें तो क्या आएगा, अब हम अगर इसकी बात करें तो मैंने आप लोगों को एक्सेलरेशन पढ़ाया था, त्वरण, त्वरण में ये बताया था वेग परिवर्तन की दर, पहले वेग v था बढ़कर u हो गया, इन दोनों में जो परिवर्तन हुआ जितने टाइम में उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन, त्वरण। इसको हमने बताया था रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a से, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सेलरेशन, तो चूंकि v माइनस u अपॉन डेल t इज इक्वल टू हो गया एक्सेलरेशन, तो इसलिए f इज इक्वल टू m इंटू। अब अगर यहीं से हम यूनिट की बात करें तो m का यूनिट आपको पता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी ये हो गया एसआई में, इसी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर न्यूटन की थ्योरी निकालना चाहें तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि किसी 1 किलोग्राम संहति या 1 किलोग्राम मास की वस्तु पर जितना बल लगाने से वह 1 मीटर विस्थापित हो जाती है उसी को हम 1 न्यूटन कहते हैं। जैसे मान लो ये 1 किलोग्राम का मार्कर है, हमने फोर्स लगाया, ठीक है, इतना फोर्स लगाया कि ये 1 मीटर विस्थापित हो, तो 1 किलोग्राम की वस्तु पे 1 मीटर विस्थापन के लिए जितना बल लगाना पड़ता है वही बल हमारा 1 न्यूटन बल कहलाता है। तो बल की जो एसआई यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट की बात करें न्यूटन या ठीक ऐसे न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर इसकी दोनों आप याद रखिएगा क्योंकि दोनों में दिया होता है। अगर बात करें सीजीएस की तो सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड मतलब होता है, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो ग्राम, ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम पर, जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन, वैसे ही होता है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू डाइन, ठीक है। तो अगर बात करते हैं एसआई यूनिट की तो न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस यूनिट की बात करें तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या डाइन बोलते हैं। अब बात आती, कभी कभी न्यूमेरिकल दे दिया कि किसी पिंड पे हमने फोर्स लगाया और मान लो 5 किलोग्राम की वस्तु थी, 5 किलोग्राम की वस्तु थी और उस पे हमने फोर्स लगा दिया, फोर्स हमें मान लो ज्ञात करना है, ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है त्वरण ए वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। या अगर हम इसको मान ले ग्राम और इसको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वस्तु पे जो फोर्स लग रहा है उसको न्यूटन में ज्ञात करो। एक बार ये हो गया, देखना ध्यान से देखना, वो न्यूमेरिकल यहां थोड़ा साइड से बताते हैं तो हमें पता चलेगा न्यूटन से डाइन में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे दिया, वस्तु पर फोर्स ज्ञात कीजिए यदि 2 ग्राम की वस्तु पर एक्सेलरेशन जो है, वस्तु का मास जो है 2 ग्राम है
और ए जो एक्सेलरेशन है वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और न्यूटन में ज्ञात करना है, क्योंकि आप ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर निकालोगे तो ये निकलेगा डाइना। तो हम निकाला F इक्वल टू होता है m इंटू ए। तो अगर बात करें तो m 2 ग्राम, ठीक है, इंटू ए 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो F इक्वल टू निकला 4 ग्राम पर 4 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो या तो पहला आंसर ये आ गया, अगर इसमें पूछा तो ठीक है। उसने बोला नहीं हमें डाइन में उसमें चाहिए न्यूटन में, तो आप क्या करेंगे F इक्वल टू 4, ये तो हो गया डाइन में यहां तक। अब ये बोला ये हमें न्यूटन में चाहिए था, तो ये हम बता दे रहे हैं 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो आप डायरेक्ट रख लोगे। अब बात करते हैं कि डाइन और न्यूटन में कैसे पता करें कितने में क्या होता है। तो आपने देखा न्यूटन में क्या था और यहां डाइन है, ठीक है। यहां निकालना 1 न्यूटन में पता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या हुआ ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर हम दोनों को बराबर करें तो कैसे करें, किलोग्राम को ग्राम को या तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दें, ठीक है। और ठीक है, तो इन दोनों को बराबर करना तो हम कैसे कर दें, इसमें होता कितना 1000 ग्राम, दोनों की हमें सेम करनी है, ठीक है, यूनिट। तो मीटर को 1 मीटर में 100 मीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया 1 मीटर में, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक ही बराबर है, तो हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहां पे सेंटीमीटर नहीं लिखा है, हो गया, यहां तक हो गया क्लियर। अब देखो 3 2 5 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बराबर हमें इसको करना था, तो अगर हम 10 की पावर इधर, ये 1 न्यूटन था तो डाइन को बराबर करना, अगर हम इधर 10 की पावर 5 से इक्वल कर दें, मतलब 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की पावर 5 डाइन के इज इक्वल टू होता है। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, ठीक। तो यही चीज हमेशा याद रखना, अगर डाइन में है तो यहाँ 4 इंटू 10 की पावर, डाइन में है न्यूटन में चेंज करना है तो -5 हो जाएगा, ठीक। चलिए तो हमने पढ़ा क्या, फोर्स। तो फोर्स पढ़ा हमने कि जब किसी वस्तु पर कोई क्रिया करने से वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है या परिवर्तन होने का प्रयास होता है, तो यही क्रिया हमें फोर्स कहलाती है। अब बात करते हैं कि प्रभाव क्या होते हैं बल के, ठीक है, या हाँ, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स कि प्रभाव क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो बल के प्रभाव सबसे पहले अगर बात करें तो 3 चीजें होती हैं। बल या तो गतिशील को पिंड, या तो देखो प्रभाव सबसे पहले देखने को मिलता है, या तो जो पिंड हमारा मूवेबल है या तो उसकी स्पीड जो है कम करेगा या उसे बिल्कुल जीरो कर देगा, या तो कम करेगा या जीरो कर देगा। दूसरा अगर बात करते हैं तो आता है यदि कि कोई स्टेबल आपके पास बॉडी है, उस पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो या तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, पहले तो मूवेबल हो जाएगा या मूवेबल होने का प्रयास करेगा, ठीक है। अब बल देखें कैसे कि हाँ क्या है बल, कैसे पता करेंगे बल लग रहा है और क्यों लग रहा है। तो बल की 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले होती है एक बल की क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, बल का क्रिया बिंदु, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, और बल का परिमाण,
ठीक है, परिमाण मतलब संहति, ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यूमेरिक नंबर, ठीक है, बल का परिमाण कैसे व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो इन तीन चीजों पे बात करेंगे, बल की क्रिया रेखा, बल का क्रिया बिंदु और बल का परिमाण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, किसी भी बल को व्यक्त करने के लिए न्यूटन सेंटीमीटर डाइन के साथ साथ उसकी संहति को व्यक्त करने के लिए एक न्यूमेरिक नंबर का हमें आवश्यकता हो पड़ती है। उसी न्यूमेरिक नंबर को बल का परिमाण कहते हैं। जैसे आपने देख लिया, यूनिट तो किलोग्राम थी, लेकिन हमें व्यक्त करना कितने यूनिट है वो, तो उसको हमने बोल दिया 1 किलोग्राम, 1 न्यूटन, 10⁵ डाइन, ठीक है, या 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 1 ग्राम, 10 ग्राम। तो जब किसी पिंड के मास को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, मास को व्यक्त करने के लिए उसके साथ यूनिट के साथ साथ किसी न्यूमेरिक नंबर की आवश्यकता होती है, तो इसी न्यूमेरिक नंबर को बल का परिमाण बोलते हैं, कितनी मात्रा में बल लग रहा है, ठीक है। अब जैसे हमने बताया था, अब सेकंड बात करते हैं बल की क्रिया बिंदु, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मतलब पिंड के या बॉडी के जिस स्थान पर फोर्स लगाते हैं। जैसे बोर्ड है, अब हम हाथ रख के लिख रहे थे, तो ये हाथ जहां पे था, यहां पे ये पॉइंट है, तो जिस पॉइंट पे क्रिया हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो किसी पिंड के या किसी बॉडी के जिस पॉइंट पर बल लगाते हैं, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। थर्ड, बल की क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, बल की दिशा में, जैसे बल है, हम अब देखो यहां पे हम धक्का दे रहे हैं, तो हमारी जो बल की दिशा वो इस तरफ को लग रही है, कैसे, पीछे की तरफ, या इस तरफ से इस तरफ, क्योंकि इस तरीके से दबाव पड़ रहा है, प्रेशर जो पड़ रहा है बोर्ड पे वो पीछे की तरफ पड़ रहा है। तो ये नहीं कि इधर है मेरे बल, तो जो प्रेशर का पड़ रहा है वो सीधा पड़ रहा है कुछ इस तरीके से। अगर ऐसे खड़े हो जाए तो कहां पड़ रहा है प्रेशर, पीछे की तरफ। तो ये तो हो गया पॉइंट ऑफ एक्शन, लेकिन बल की इसमें डायरेक्शन कौन सी है, इस तरफ की ओर, ठीक है, बल की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ की ओर, ठीक है। ये ऐसे हथेली की बात करते हैं, हमने मार्कर ऐसे रखा है इस पे और धक्का देना शुरू किया, तो बल की जो डायरेक्शन है वो क्या है, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ की ओर, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, तो पॉइंट यहाँ पे जहां पे पॉइंट पड़ रहा है, जिस पॉइंट पे लग रहा है फोर्स, तो ये तो हो गया पॉइंट ऑफ एक्शन। अब अगर बात करते हैं लाइन ऑफ एक्शन, तो जिस पॉइंट पे हम बल लगाते हैं, ठीक है, बल की डायरेक्शन में उसी ओर एक सीधी रेखा अगर खींच दी जाए, तो यही रेखा हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है। बल की दिशा में पॉइंट ऑफ एक्शन से एक सीधी रेखा खींच दी जाए, तो यही जो लाइन होती है, एक लाइन खींच देते हैं, यही जो लाइन होती है, यही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होती है। एक काल्पनिक लाइन होती है जो वास्तव में दिखती नहीं है, ठीक है, यह एक इमेजिनरी लाइन होती है जो दिखती नहीं है, ठीक है। अब यहां से एक पॉइंट और याद आ गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन, जिस दिशा में हम बल को लगाते हैं वही हमारी डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है। किसी बॉडी पर हम जिस दिशा में बल लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं, उसी को हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गई। अब बात करते हैं, सबसे पहले दो मेन बल कौन कौन से होते हैं। अगर बल की बात करें तो हमें सबसे पहले दो प्रकार के बल मिलते हैं, कौन कौन से, अगर टाइप बात कर लें, टाइप ऑफ फोर्स, तो मेनली जो बात करते हैं वो दो होते हैं। पहला टेंशन फोर्स, ठीक है, सेकंड कंप्रेशन फोर्स, कंप्रेशन फोर्स।
टेंशन मतलब तनाव या तनन, ठीक है, और कंप्रेशन मतलब संपीड़न, ठीक है, टेंशन या कंप्रेशन, यही दो मेनली फोर्स होते हैं। अगर इनकी बात करें तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंशन फोर्स है और कौन सा कंप्रेशन फोर्स है, तो बात करते हैं इनकी अब। सबसे पहले बात करते हैं टेंशन फोर्स की। टेंशन फोर्स, ठीक है, मान लो ये एक बॉडी है, टेंशन मतलब खींचना, तनाव, तनन पैदा करना, ठीक है, ये बॉडी है, हमने एक फोर्स इधर लगाया और एक फोर्स इस तरफ लगा दिया, ठीक है, इस तरफ से फोर्स लगाया F, इस तरफ से भी फोर्स लगाया गया। जब हमने इसको ध्यान से देखा तो हमने देखा इसमें जब ये दो अलग अलग दिशाओं में फोर्स लगाने पर पिंड के दो विपरीत सिरों पर, पहला ये दूसरा ये नहीं, एक इधर लगा दिया एक इधर लगा दिया, ठीक है, पिंड के दो विपरीत सिरों पर अलग अलग दिशा में विपरीत दिशाओं में बल लगाने पर, विपरीत दिशा मतलब एक इधर लगा दूसरा इधर नहीं तो यहां से एक इधर लगा दिया एक इधर लगा दिया, ऊपर की तरफ खिंच जाएगा, टेंशन नहीं आएगा। पिंड की दो विपरीत फलकों पर विपरीत दिशा में बल लगाने पर हमने पाया कि उसके कणों के बीच दूरी बढ़ती है। पहले मान लो ये यहां था लेकिन ये अब खिसक के क्या हो रहा है, यहां आ रहा है। तो ऐसे बल को हम टेंशन फोर्स के नाम से जानते हैं। अब इसको सिंपली भाषा में, ऐसा फोर्स जो पिंड के कणों को दूर दूर करने का, पिंड के कणों या बॉडी के कणों को दूर दूर करने का प्रयास करे तो ऐसा फोर्स हमारा टेंशन फोर्स कहलाता है, ठीक है। अपनी लैंग्वेज बनाना चाहता हूं, जब हम किसी पिंड पर दो विपरीत दिशाओं में बल लगाते हैं तो हमने पाया कि पिंड के कण दूर दूर होना स्टार्ट कर सकते हैं, तो ऐसा बल जो पिंड के कणों को दूर दूर करने का प्रयास कर रहा है हमारा टेंशन फोर्स कहलाता है। अब बात करते हैं कंप्रेशन फोर्स की। कंप्रेशन फोर्स, तो कंप्रेशन फोर्स की अगर हम बात करें, एक मार्कर था यार, हाँ ये, ठीक है, कंप्रेशन फोर्स की अगर हम बात करें तो कंप्रेशन फोर्स क्या है, यही जो बल था, ये था विपरीत दिशाओं में बाहर की ओर, ठीक है, यदि हम उसी पिंड के फलक पर विपरीत दिशाओं में परंतु अंदर की ओर, ये विपरीत दिशा में था बाहर की तरफ, ठीक है, विपरीत दिशा में अंदर की तरफ फोर्स लगाएं तो हमने पाया कि बल के कण आपस में सिकुड़ना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब पास पास आने लगते हैं, तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिव फोर्स। अब सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऐसा बल जो पिंड के या बॉडी के कणों को, ग्रेन्स को आप पास पास लाने का प्रयास करता है, उसको हम कंप्रेसिव फोर्स के नाम से जानते हैं। अरे बल जैसे बात कर रहे हैं तो बल में कुछ चीजें और बता देते, जैसे हम लोग दरवाजे का हैंडल पकड़ दरवाजा खोलते हैं, वहां बल लगता है। बल लगता कहाँ कहाँ, हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है, हम लोग चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं, वो होता है हमारा फोर्स, ठीक है, किसी वस्तु को उठा के लेके जाते हैं, वहां हम फोर्स लगा के रखते हैं, ठीक है, तो ऐसे हमारे दैनिक जीवन में फोर्स का बहुत सारा काम है। बाइक चलाते हो लोग, आप एक्सीलेटर लेते हो, फोर्स, लड़कियां स्कूटी चलाती है उसमें भी एक्सीलेटर लेते हो, ब्रेक लगाते हो वहां भी फोर्स लगाते हो आप, ठीक है, आप यहां लगाते हो। अब बात करते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स की। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स की, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, ठीक। अगर इसकी बात करें हम तो अब भी सभी ने पढ़ा होगा, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि किसी पिंड पर क्रिया के, एक्शन के इस बराबर रिएक्शन होता है। अगर हम किसी पिंड पे एक्शन करें तो हमें बराबर रिएक्शन मिलता है, ठीक है। एग्जांपल बताते हैं, जैसे हमने ये मार्कर उठा करके अपनी हथेली पे रख लिया, हमें पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचने को, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसे नीचे खींचने का प्रयास कर रहा है। अगर हम अपनी हथेली पाम हटा लें, हथेली हटा लें तो ये फोर्स नीचे गिर जाएगा। भाई यहां पे रखा है, हमें पता है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है,
वो इसे नीचे की ओर खींच रहा है। अगर हम यहां से अपनी हथेली हटा ले तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है, तो मतलब नीचे फोर्स लग रहा है। अब हथेली इसको, अब क्या हो रहा है, हथेली पे ये फोर्स लगा रहा है कितना, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, क्योंकि नीचे जाना चाहता है, लेकिन फिर भी ये नीचे नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि हथेली इसे इतना ही रिएक्शन अब देखो ये कैसे पता उतना ही दे रही, क्योंकि अगर ज्यादा देती तो ये ऊपर उठना स्टार्ट कर देता भाई, ज्यादा देती तो ये उतना स्टार्ट कर देता। हुआ क्या, जितना नीचे जा रहा था अगर उतना ही ऊपर लग रहा है भाई, 5 नीचे लग रहा है 5 ऊपर लग रहा है, तो 5 हो गया प्लस में, 5 हो गया माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है मतलब न्यूट्रल, कोई फोर्स लग रहा है न्यूट्रल हो गया वो, ठीक है। तो हमने मान लिया ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा था, तो ये हथेली ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स लगा रही है, इसी को बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। क्रिया ये हमने दी, अब जो इसके बराबर जो फोर्स हमें विपरीत मिल रहा है रिएक्शन के रूप में, उसी को बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, समझने के लिए, ठीक है। ये एक मेज थी, ठीक है, इस पे हमने कोई एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है, इस पे हमने एक ब्लॉक रख दिया, लकड़ी का कोई ब्लॉक रख दिया। हुआ क्या, अब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है mg, वो नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, ये g, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, या mg जो भी मानना चाहो, ठीक है। अब ये नीचे नहीं आ रहा, अपनी जगह स्टेबल है, तो मतलब इसके बराबर कोई दूसरा फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है भाई। अगर नीचे लग जाता उतना और, तो ये नीचे आ जाता, मतलब इसको ये रिएक्शन कौन प्रदान कर रहा है, ये जो टेबल है हमारी, ये इसको रिएक्शन कितना दे रही है, जितना नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो यही दोनों प्लस और माइनस होके एक दूसरे को काट देते हैं, तो हमारा न्यूट्रल हो जाता है जो फोर्स लगा। तो यही जब किसी वस्तु पर हम क्रिया लगाते हैं, तो क्रिया एक्शन के फलस्वरूप एक्शन के हमें रिएक्शन मिलता है बराबर, पर कैसा, विपरीत दिशा में, बराबर मतलब विपरीत दिशा में। अगर हम बात करें तो कैसे बात करेंगे, एफ, ये हो गया एक्शन, ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगा, तभी बराबर लिखोगे, ठीक है। अगर बात करते हैं एफ एक्शन और एफ रिएक्शन, तो ये बराबर नहीं माना जाएगा, मॉड ऑफ लगा दो तो ये तुम्हारा बराबर हो जाएगा, ठीक। अगर आप माइनस नहीं लगाना, मॉड ऑफ लगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एक्शन के इक्वल इक्वल में हमें रिएक्शन मिलती है, लेकिन विपरीत दिशा में, ठीक है। अब कोई टॉपिक इस चैप्टर में बचा हुआ आपका चेक कर लेता हूं। मेरे हिसाब से इस टॉपिक का, इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक नहीं बचा है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग टाइम दे रहे हैं, और थैंक यू 100 सब्सक्राइबर करने के लिए। इसी बस आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे ही सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के पास जो और भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। तो क्योंकि ऐसा कोई भी चैनल अभी तक क्लासेस नहीं ले रहा पॉलिटेक्निक की, पहला चैनल है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम चाहते हैं यही जो आप सबकी मेहनत और मेरी मेहनत सफल हो, क्योंकि आपका अपना चैनल अवसर क्लासेस, ठीक है, 3 अंकों से 4 अंकों के सब्सक्रिप्शन पर पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।